प्रकाश जी, बहुत बधाई कि नमस्कार। मैं जितेंद्र तिवारी, हिंदुस्तान समाचार से, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्लस एजेंसी के लिए एक कंबाइंड इंटरव्यू में आपका बहुत स्वागत है। मुझे भी हिंदुस्तान समाचार से बात करते समय बहुत आनंद हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों में ये मेरा बैकलॉग था। सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार, जो नरेंद्र भाई मोदी ने 2004 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, वो लगातार 6 साल, यानी मोदी सरकार के 5 साल पहले पूरे हुए और अब 30 मई को मोदी 2 कह रहे हैं। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, गिनने में तो प्रत्येक मंत्रालय अपनी एक लंबी फहरिस्त गिना सकता है और कई बड़ी फ्लैगशिप योजनाएं। लेकिन पर्सनली मैं आपसे पूछूं एज अ मंत्री, 6 साल में 6 ऐसे बड़े डिसीजंस जिसको आप पाते हैं कि वो आपके मन के बड़ा करीब है और जो राष्ट्र को एक नई दिशा या एक नई पहचान देने वाला है, ऐसे कोई हजारों डिसीजंस में से केवल 6 ऐसे कोई डिसीजन आपको ध्यान में आते हों? मुझे अगर पूछोगे तो 6 निर्णय ये है। पहले, गरीब के लिए समर्पित ये सरकार गरीब को सक्षम बनाने के लिए पॉलिटिक्स ऑफ एंटाइटलमेंट छोड़ के एम्पावरमेंट का पॉलिटिक्स हमने शुरू किया। और एम्पावरमेंट में उसको घर देना, उसका टॉयलेट देना, उसका बैंक अकाउंट होना, उसको इंश्योरेंस देना, किसान का बाद में आता हूँ, लेकिन गरीब के लिए उज्ज्वला गैस देना महिलाओं को। तो ये जो सारे कदम उठाए गए, इससे गरीब का सशक्तिकरण हुआ। जो रोटी कपड़ा मकान की हम बात करते, वो रोटी कपड़ा मकान का सपना प्रत्यक्ष साकार हुआ और बिजली मिली। तो ये जो जीवन की 7 जीवन मूल यह टीकाकरण है, तो ये सब जो दिया गया, उससे गरीब सशक्त हुआ, सक्षम हुआ और रोज़गार के अवसर बढ़े। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा निर्णय है। दूसरा, महिलाओं का सशक्तिकरण, ये एक बड़ा विशेष पहलू है। यानी महिलाओं को उज्ज्वला गैस देकर उनको चूल्हे से मुक्ति देना, उसके साथ साथ महिलाओं को मैटरनिटी की 6 महीने की लीव देना। आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, तो 1 रुपये में जो नैपकिन पैड लगते हैं, तो वो उपलब्ध कराना। ये जो बहुत बड़े कदम लगते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव अधिकार उसको देना, तो ये सब अधिकार उसको मिले हैं। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा महिलाओं का सशक्तिकरण है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। तो ये जो चल रहा है, मुझे लगता है आज हवाई दल में भी, नौसेना में भी और 26 जनवरी के परेड में भी नेतृत्व करते हुए जब महिलाएं दिखती है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण का ये एक नया रूप है। उद्यम में भी और सभी विषयों में ये दिखता है। तीसरा बड़ा फैसला है दलितों के और दलित आदिवासी और नोमैडिक ट्राइब्स इनके उत्थान के लिए काम किया। तो दलितों के पंच परमेश्वर जिन्हें कह सकते हैं, परमेश्वर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ, यानी उनकी जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, कर्म भूमि और उनकी महापरिनिर्वाण भूमि, इन सभी 5 स्थानों पर बहुत उचित स्मारक बनाए और अम्बेडकर की स्मृतियों को अच्छी तरह से रखा। आदिवासी, दलित और डिनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स, इनके लिए ज़्यादा पैसे भी दिए, ज़्यादा योजनाएं बनाई। उनके लिए, नोमैडिक ट्राइब के लिए कमीशन बनाया और कमीशन के आधार पर उनको न्याय देने की व्यवस्था शुरू हो गई। तो ये एक बड़ी सामाजिक पहल है। इसके साथ साथ एक बड़ी पहल है किसानों के लिए। किसानों के लिए आज 18 करोड़ से ज़्यादा कृषि सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए। किसानों को खाद भी अलग तरीके से वो नीम कोटिंग मिलने लगा। उसके साथ साथ किसान को ज़्यादा क्रेडिट मिलने लगा। किसान को
एक सक्षम बनाकर उनके अनाज को 1.5 गुना ज़्यादा कीमत मिलने लगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1.5 गुना की, तो ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। और अभी जो फैसले लिए 3 आत्मनिर्भर पैकेज में कि एपीएमसी से उसको छुटकारा मिलेगा, उसको चॉइस के जगह बेच सकेगा। अगर किसी के साथ अनुबंध करना चाहता है कि 3 साल में आपको इसी तरह का क्रॉप लेके आपको बेचूंगा, तो वो भी उसको परमिशन मिल गई है। और उसके साथ साथ इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो उनको तकलीफ़ होती थी कि जब उनको कीमत मिलने का अवसर मिलता था तभी वो जाता था, तो वो भी अब दूर किया गया है। तो मुझे लगता है किसान का सशक्तिकरण, इसलिए गरीब का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, दलितों का सशक्तिकरण और किसानों का सशक्तिकरण, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उद्योगों का सशक्तिकरण कि छोटे उद्योग, कौशल, जो नौजवान है, जो मध्यम वर्ग है, उनको आज सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स होने वाला देश अपना है। और सबसे कौशल विकास का नया मंत्रालय शुरू हुआ और लाखों लोगों को कौशल मिला और उनको रोज़गार भी मिला। तो ये एक बड़ी पहल है। उसके साथ साथ जैसे अपने यहाँ 2 ही फैक्ट्री थी, मेक इन इंडिया का नारा दिया, 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज 124 बन गई, तो लाखों रोज़गार बने। आईटी सब जगह फैला तो कनेक्टिविटी फैल गई, तो उसका कारण 3 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर शुरू हो गए। आईटी उद्योग का विस्तार हुआ, बाकी अनेक उद्योगों का विस्तार हुआ, अनेक एफडीआई सबसे ज़्यादा अभी इसी काल में आए हैं, तो नए इंडस्ट्रीज इसी के सहायता से लगे हैं। तो ये रोज़गार का भी सृजन हुआ, तो एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन मैन ये भी हुआ है। तो ये सशक्तिकरण हुआ। और देश का सशक्तिकरण ये छठा कदम है, जिसमें अभी जो निर्णय लिया है, अपना देश पाखंड में जीता था। पाखंड ये कि हम 100% वेपन्स आयात करते हैं, यानी बाहर से 100% माल लेते हैं और उसका एफडीआई का विरोध करते हैं। ये पाखंड अपने देश में चला अनेक साल। अब मोदी जी ने निर्णय लिया और 74% एफडीआई का अलाउ करके मेक इन इंडिया भी होगा, रोज़गार भी यहाँ पैदा होगा, सस्ता भी होगा और भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए दूसरा भी निर्णय लिया कि जो उत्पादन भारत में बनेंगे उसको आयात के लिए बंदी करेंगे। तो ये जो आयात का रिप्लेसमेंट करके नया काम करना है, ये किया। एक बड़ी एम्पावरमेंट देश के लिए बड़ी काम किया। प्रदूषण के समस्या को निजात पाने के लिए सारे वाहन और पेट्रोल फ्यूल 60,000 करोड़ के लागत से रिफाइनरीज में बदलाव करके BS6 का फ्यूल मिलने लगा देश भर में और वाहन भी BS6 के मिलने लगे। ये बहुत बड़ा बदलाव है, तो इससे प्रदूषण कम होता है। इसके साथ साथ गंगा की सफाई, नदियों की सफाई, ये एक कार्यक्रम शुरू किया। और आज हम कह सकते हैं कि डिफेंस में जैसे आत्मनिर्भर बनाने की बात की, वैसे ही अनेक मजदूरों के संबंध में भी बहुत बड़े परिवर्तन किए, जिसमें 4 लेबर कोड्स की तैयारी की, सबसे चर्चा हुई। 2, एक पास हुआ, 2 स्टैंडिंग कमेटी के पास आया और एक अभी संसद में आएगा। तो ये 4 लेबर कोड के तहत जो सैकड़ों कानून थे वो निरस्त होके मजदूरों को न्याय देने वाला और उनको सुगमता से न्याय देने वाला इस तरह के कोड 4 तैयार हो जाएंगे, तो उनको वेज का सिक्योरिटी मिलना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो वेज की सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी ये मिले, ये है, और रोज़गार के अवसर बढ़े, यही कल्पना है। तो ये एक बड़ा काम किया है। प्रकाश जी, निश्चित तौर पे आपने जितने भी कार्यक्रम गिनाए, वो दलित, गरीब, दलित, महिला,
हम लोग मेरे दिमाग में था कि और भारत के लोग भी ऐसा देखते हैं कि मोदी 2 जैसे ही आई सरकार, 2 बहुत बड़े फैसले लोगों के सामने दिखाई देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ भी जुड़े हैं। एक तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, और दूसरा कोर्ट का निर्णय आने के बाद श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना। इन दोनों बड़े निर्णयों को आप सरकार की दृष्टि से भी और जिस विचारधारा से ये पार्टी चली आ रही है, इन दोनों निर्णयों को किस रूप में देख रहे हैं? ये आपने 6 साल के पूछे इसलिए मैंने बड़े निर्णय जो है बताए, लेकिन राष्ट्रीयता के मुद्दे पर इस सरकार ने अतुलनीय काम किया है और उसका मुद्दा है धारा 370 को ख़त्म करना, जो 70 साल राह देख रही थी कि कब ख़त्म हो, लेकिन नहीं हो रही थी। देश का यानी कश्मीर का पूरी तरह से देश के साथ आना और एक तरह से विलय की प्रक्रिया अब पूरी हो गई, तो कोई भी अंतर नहीं जैसे बाकी राज्यों में नहीं है। और वैसा ही आज जम्मू कश्मीर भी दोनों केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज बन गए, तो 35A भी रद्द हुआ। तो ये 2 बड़े ऐतिहासिक कदम थे। तो जो आतंकवाद से लेकर सभी बीमारियों का मूल था उस पर प्रहार किया गया। एक सेपरेटिज्म की भावना जो कश्मीर में फैलती थी अब वो नहीं फैलेगी, ये निश्चित है। दूसरा भाग है राम जन्मभूमि। ये देश के आस्था का विषय है, ये मज़हब का विषय नहीं है। और इसमें 70 साल नहीं 500 साल का विवाद अब इस साल समाप्त हुआ और सभी समाज के वर्गों ने उसको स्वीकार किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहीं तो 92 में दंगे फसाद हुए, बाकी समय कुछ न कुछ हुआ, रिएक्शन आया, उल्टा हुआ। इस बार कुछ नहीं हुआ। ये एक बड़ा विषय है कि दोनों बड़े विषय थे। जब कश्मीर में से धारा 370 हटाने की चर्चा थी, आपने कहा मार्ग प्रशस्त हुआ, मंदिर निर्माण का काम शुरू भी हो गया। तो एक बहुत लोग कौतूहल से देख रहे हैं कि धारा 370 हटाएंगे तो जल जाएगा, आग लग जाएगा, ऐसा होगा। कुछ नहीं हुआ, बहुत सहज तरीके से सब चीज़ें हुई। और राम जन्मभूमि का निर्णय भी आने के बाद लोगों ने बड़ी सहजता से, और कहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने इसके लिए मानस तैयार करने के लिए कुछ अलग से सोचा था कि ऐसा हो कि कुछ प्रतिक्रिया ना आए? देश की मानसिकता पहले से ही थी, और मैं मानता हूँ किसी भी मज़हब के लोग हो वो शांति चाहते हैं, और इसलिए जब उसमें उन्माद नहीं दिखा, उसकी तैयारी ज़रूर हुई कि समाज के सभी वर्गों के साथ पहले ही संवाद स्थापित किया कि अब कोर्ट का निर्णय आएगा, वो सबको मानना अच्छा है और उससे ही आगे बढ़ेगा। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमाल किया कि एक राय से बड़े बेंच ने निर्णय दिया, और इसके कारण मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक काम इस समय हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। प्रकाश जी, बहुत सारी उपलब्धियां हैं और सरकार के सामने कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन इस जनवरी से जब हम देखें तो विपक्ष को बहुत कुछ नहीं मिला। तो आप कह सकते हैं चाहे वो CAA हो, चाहे वो NRC हो, उसके बाद वो 3 तलाक का मुद्दा हो, और अब जब कोरोना शुरू हुआ है तो आर्थिक मोर्चे पर सरकार के खिलाफ जो विपक्ष है वो अब थोड़ा सा हमलावर या एकजुट होता हुआ दिखता है, और वो इन सारी उपलब्धियों पर कहता है कि सरकार बहुत जगह पर फेल हुई है। नहीं, विदेशी में यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले, क्योंकि ये तीनों मुस्लिम राष्ट्र है तो मुसलमानों पर तो वहाँ मज़हबी अन्याय नहीं होता, लेकिन जिसको मज़हब के कारण जिन पर अन्याय हुआ है और जो भारत की शरण में आए हैं उनको नागरिकता देने का एक्चुअली विरोध नहीं है। जानबूझ के CAA और NRC ये मिक्स करके ये एक प्रचार किया गया, लेकिन वो भी अब ठंडा हो गया। लोगों को समझ में आया कि इसमें कोई किसी मज़हब को डिफ्रेंचाइज करना या उनको कोई अधिकार छीनना ये कोई मुद्दा नहीं है, और इसलिए ये भी समझ में आया है। दूसरी चीज़ है
कि आज कोरोना के समय देखो, कोरोना की क्या स्थिति थी। कोरोना ये अचानक आया संकट है, ये अंतर्राष्ट्रीय आपदा है। अपने देश के प्रधानमंत्री, हम खुद उसके साक्षी है कि 30 जनवरी को पहला पेशेंट भारत में आया, तो भी उसके पहले से ही 1-1.5 महीने से मोदी जी बता रहे कि चीन में ये जो इन्फेक्शन हो रहा है और जो बाकी जगह भी थोड़ा थोड़ा फैल रहा है, ये गंभीर बीमारी है और ये हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। तो ही वॉज रेडी बिफोर इन्फेक्शन गॉट इनटू इंडिया एंड उसके बाद उन्होंने लगातार काम किया। इसलिए जहाँ एक भी कोविड हॉस्पिटल होने का सवाल ही नहीं था, वहाँ आज 800 बन गए। जहाँ एक ही टेस्ट लैब थी पुणे में, वो आज 300 से अधिक बन गए। जहाँ एक ही पीपी या स्वैब स्टिक या मास्क वो भी विदेश से आते थे, वो अब सब यहाँ बनने लगे। मेक इन इंडिया 4 महीने में कामयाब हो गया। वेंटिलेटर भी देश में बनने लगे। तो आज कोविड से लड़ाई हम मेक इन इंडिया के आधार पर दे रहे हैं और उल्टा भारत का SCQ और बाकी दवाएं, ये बहुत मांग है दुनिया भर में और दुनिया भर में जा रही है। इम्यूनिटी बिल्ड करने के दवाएं भी बहुत प्रसिद्ध हुई है। तो ये सब मुझे लगता है भारत का नया रूप है। दिखाई ये देता है कि पूरे कोरोना काल में चाहे ताली बजाना हो, थाली बजाना हो, दीपक जलाना हो, हर जगह जनता ने खुलकर मोदी सरकार का साथ दिया। पूरा भरोसा लोगों का कायम है। लेकिन उसी बीच में ये दृश्य दिखे कि जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनका भरोसा कहीं ना कहीं टूटा। तो सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की, चाहे वो केंद्र सरकार ने राज्यों पे को बहुत कुछ कहा हो, कहीं क्या कुछ कमी रह गई कि उनका भरोसा नहीं कायम रह पाया और वो पैदल चलते हुए और सड़क पर और ट्रेनों के नीचे आते हुए दिखे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं मैं बता रहा हूँ, पहले तो हमें मानवता के आधार पर इसको देखना समझना पड़ेगा कि मजदूर अपने घर परिवार को छोड़ के अकेला मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए शहरों में आते हैं, अकेले रहते हैं, साल में एक बार ही जाते हैं वापस। तो उनको परिवार का रोज का सहवास नहीं मिलता है। जब कोई भी आदमी, जब संकट आता है तो हर एक को लगता है, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है कि हम घर के पास हो, घर के साथ हो। तो इसलिए ये लगना स्वाभाविक है। तो वैसे ही मजदूरों को लगा, इसमें अमानवीय कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि रेलवे से जाना ये पहले खतरनाक था, क्योंकि इन्फेक्शन रेट 3 दिन में डबल हो रहा था, अब 13-14 दिन पे आया है। तो इसलिए अभी रेलवे शुरू की और मुझे खुशी है कि पिछले 15 दिनों में 3,500 से ज़्यादा रेलवे, 4,000 लगभग रेलवे की फेरीज हो गई है और 50 लाख से ज़्यादा मजदूर अपने अपने घरों में लौट गए हैं रेलवे से सुचारू रूप से। बसेस से भी 10 लाख से ज़्यादा लोग गए हैं और बाकी वाहनों से भी लोग पहुँचे हैं। अब बचे हैं, उनको भी समय चलते सबको, जिनको जाने की इच्छा है उनको जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे लोग जाते रहेंगे तब लोग वापस भी आने लगेंगे, क्योंकि सबको रोज़गार चाहिए। और मालिकों को भी एक सबक मिला है कि वो केवल मजदूरों को जितने दिन आएंगे उतने दिन का तनख्वाह दिया कि अपना काम समाप्त हुआ, ऐसा जो मालिक सोचते हैं उनको दोबारा सोचना पड़ेगा कि मानवीय संवेदना के साथ, मजदूरों के साथ अगर पेश नहीं आओगे तो वो घर जाएंगे तो आपका काम बढ़ जाएगा। ये समझना सबको ज़रूरी है। तो वो मुझे लगता है इस सारे विवाद का और ये सारे आपदा का एक उदय। लेकिन मूल मैं समझता हूँ कि ये त्रासदी शुरू कहाँ से हुई। कांग्रेस ने जो अर्थरचना स्वीकार की, तो 70 साल के अर्थरचना में परिणाम ये हुआ कि गांव में रोजगारी निर्माण नहीं हुए और इसलिए गांवों से शहरों की ओर सब लोगों का पलायन हुआ। अनेक अविकसित भाग हुए कि झारखंड है, बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है,
थोड़ा मध्य प्रदेश है, थोड़ा राजस्थान है, थोड़ा उत्तराखंड वगैरह है। तो जहाँ रोज़गार की संभावनाएं नहीं थी वहाँ से लोग पलायन करते आए। मोदी जी ने क्या किया कि वहाँ अब आकांक्षी जिलों का एक कंसेप्ट तैयार किया। 115 जिले जो विकास के दौड़ में पीछे छूट गए, उनको विकास में सबके साथ लाना, इसका एक बड़ा कार्यक्रम आकांक्षी जिलों का बना। और आकांक्षी जिले के कारण ये एक अच्छा काम चल रहा है। मुझे लगता है कि ये सफल होगा और गांव में जब रोज़गार पैदा होगा तो शहर के और पलायन नहीं होगा। और जहां फिर लोग चॉइस से जाएंगे कि मुझे जहां ज़्यादा मजदूरी मिलती है वहां मैं जाऊंगा, तो उसको न्याय भी मिलता है, तो फिर उसकी स्थिति भी सुधरती है। तो ये होगा। आपने कांग्रेस का नाम लिया। इस समय कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं और जिन्होंने हार के कारण से पार्टी छोड़ी, आजकल वे सबसे ज़्यादा हमलावर हैं और कई बार वो आर्थिक विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, फिर वो मजदूरों का विषय उठाते हैं। और सरकार ने जितना भी कुछ किया, SDRF से किया, NDRF से किया, 20 लाख करोड़ का फंड भी घोषित किया, बहुत सारी घोषणाएं की, लेकिन वो बार बार कुछ तस्वीर दिखा के ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि मजदूरों के मामले में कहीं ना कहीं सरकार संवेदनहीन रही और डिफेंसिव है। नहीं, पहले मैं बता रहा हूँ, इसमें डिफेंसिव का मुद्दा नहीं है, ये मानवीय संवेदना का विषय है। ये कांग्रेस की गलत आर्थिक नीति है जिसके कारण लोगों को गाँव में रोज़गार नहीं मिला, यहाँ पलायन करके आना पड़ा, इसलिए उनकी कहानी शुरू हुई। अच्छा, पलायन में उनको इतनी मजदूरी नहीं मिलती कि पूरा परिवार लेके आए। अगर पूरा परिवार लाते तो यही रहते, लेकिन परिवार वहाँ रहेगा गांव में और यहाँ अकेले आएंगे। ये जो उनकी ज़िंदगी है, तो इस हर साल 2 महीने जाते हैं, साधारणतः यही दिन होते हैं छुट्टी के। तो अभी इसी बार आपदा भी आई, तो आपदा के काल में घर वालों के साथ जाना ये किसी को भी लगेगा, क्योंकि आपदा भी ऐसी कि जिसका कोई आता पता नहीं, क्या होगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे कम होगा, उपाय क्या है, क्योंकि अभी तो उपाय नहीं है, अभी तो केवल परहेज है। लेकिन इसलिए मजदूरों को भी ये हुआ। मजदूरों की एक दिक्कत थी, समाज ने भी बहुत सहायता की और प्रधानमंत्री ने कहा था, तो मार्च का तनख्वाह मिला था, तो अप्रैल का तनख्वाह देने के लिए सभी कल कारखानों को कहा था। बड़े कारखानों ने तो तनख्वाह दिया, लेकिन अनेक व्यवसाय थे कि जिन्होंने नहीं दिया। अनेक व्यवसायों ने दिया भी, जहां दिया वहां पलायन नहीं हुआ, नहीं दिया वहां उनकी स्थिति खराब हुई। प्रकाश जी, विषय ये था कि जैसे दिल्ली है, यहाँ कोई फुग्गे बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, साइकिल चलाने वाला, छोटे छोटे काम करके छोले भटूरे बेचने, नहीं, उनका आज सब शुरू हो सब गया। असंगठित नहीं, 50 दिन में शुरू भी हो गया ना। 50 दिन का एक ब्रेक आया, लेकिन 50 दिन के बाद आज तो दिल्ली में पानी पूरी भी शुरू हुई। तो आज तो अभी ऑटो शुरू हुई, बसें शुरू हुई, सारे ऑफिसें शुरू हुए, सारे कल कारखाने शुरू हुए, सारे काम रोज़गार के अवसर शुरू हुए। केवल अभी मेट्रो शुरू होना बाकी है, बाकी सब निजी वाहन शुरू हो गए, तो ये रेलवे शुरू हो गई। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब जिस समय केवल 525 थे, सब बंद किया था, अब संख्या रोज 700 हो जा रही है, तो सब शुरू कर रहे हैं। 7,000 बढ़ रही। जी, नहीं, ऐसा है, अब दोनों तरफ से तो नहीं बोला जा सकता कि बंद क्यों किया। अब बंद कर खोलने लगे तो बोले खोल क्यों रहे हो, तो ऐसा दोहरा मापदंड नहीं चलता और वो दोगलापन होगा। कांग्रेस हमेशा वो करती है, दोनों समय, हर समय। और उन्होंने परसों कहा भी कि विपक्षी पार्टियों का काम है विरोध करना, और हम विरोध करते रहेंगे, यानी कितना भी अच्छा करो वो विरोध करते रहेंगे। तो ये जो है नीति, वो देश के लिए घातक है। 2 और सवाल हैं। एक, आप भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, और ये समय ऐसा था कि जिस समय सूचनाओं का और सही सूचनाओं का लोगों तक पहुंचना, ताकि कोई पैनिक क्रिएट ना हो, लेकिन कई बार लगा कि सोशल मीडिया के कारण से, कुछ और मीडिया हाउसेस के कारण से ठीक से सूचना या तो नीचे तक पहुंची नहीं, कुछ लोगों में भ्रम पैदा हुआ, डर भी ज़्यादा लोगों के दिमाग में है कि ये कोरोना क्या करेगा और कितना करेगा। तो
क्या उस दृष्टि से कुछ अपने मंत्रालय ने लोगों को फीड किया कि भाई, और दूसरा विषय हमारा आपका एक पास एक पर्यावरण मंत्रालय का भी है, तो उसका सवाल हम पर्यावरण मंत्रालय के साथ कर लेंगे। ऐसा है, सूचना सही तरीके से जाए इसके लिए हमने लगातार मीडिया के साथ संवाद बनाए रखा कि ओवर सेंसेशनलाइजेशन ना करे, क्योंकि सही जानकारी जो साइंटिफिक जानकारी है वही पहुंचाए, लेकिन और डर ना पैदा करे। सावधानी की बात करनी है, डर की बात नहीं करनी है। यह हमने संदेश लगातार दिया, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने पालन किया। लेकिन एक साजिश मुझे दिखी, बड़े बड़े जानबूझकर गलतफहमी फैलाना, फेक न्यूज़ तैयार करना और फेक न्यूज़ फैलाना, ये काम कुछ लोग कर रहे थे। और इसके लिए हमें फिर मुझे जब दिखाई दिया कि इसका बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है और इसका दुष्परिणाम हो रहा है, तो हमने पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट तैयार किया। उसमें अच्छे अधिकारी रखे और रोज़ का रोज़ कोई भी शिकायत आती है या समाचार आता है तो उस समाचार का सत्य क्या है ये सत्यापन करके 4 घंटे में खबर बता के, अगर फेक है तो फेक का ठप्पा लगा के हम प्रसारित करने लगे। 1 महीने के अंदर पीआईबी फैक्ट चेक का यूनिट पॉपुलर हो गया और हमारे फेक सिक्के को बहुत महत्व मिलने लगा। चैनल्स को अपनी न्यूज़ वापस लेनी पड़ी, समाचार पत्रों को खेत जताना पड़ा और जो सोशल मीडिया में थे वहाँ उन पर उल्टा पड़ गया। तो ये काम हुआ और वो हम करते रहेंगे, चाहे विदेशी मीडिया हो या देशी मीडिया हो। सर, इसमें एक सवाल है कि एक सवाल बार बार उठता है कि केवल भारत एक ऐसा देश है जिसकी मीडिया हाउसेज में फॉरेन फंडिंग है, और इस कारण से कई बार वो सरकार की सारी अच्छाइयों को दरकिनार कर कुछ एक एजेंडा चलाते हैं। तो कई बार ये मांग उठती रही है कि भाई ये जो फॉरेन फंडिंग है हमारी मीडिया में, इस पर कहीं पुनर्विचार होना चाहिए। नहीं, फॉरेन फंडिंग 26% अलाउ किया है, ज़्यादा परसेंट नहीं है। तो 26% ये पूरी ओनरशिप उनकी नहीं जाती, तो अपने देश में तो यही व्यवस्था है। अंतिम प्रश्न है, आप पर्यावरण मंत्री हैं। इस पूरे कोरोना के काल में बहुत जगह से बहुत सारी सुखद तस्वीरें में आई। खराब तस्वीरें जरूर आई कि जहां लोगों को कठिनाई हो रही, लेकिन सुखद तस्वीरें आई कि कहीं से हिमालय की वादियां दिखने लगी हैं, नदियां कुछ साफ हो गई हैं। तो पर्यावरण मंत्रालय ने क्या कुछ इससे कुछ सबक लिया, कुछ चीज़ें नोट की हैं, और पर्यावरण को आगे उस दृष्टि से किस तरह से और संरक्षित और अच्छा किया जा सकता, कुछ ऐसा कोई रोड मैप बना रहे? ऐसा है, इससे ये परिणाम हुआ कि प्रदूषण नहीं। मैं देहात से आता हूँ, तो देहात में तो ऐसा ही होता है। देहात में इतना ही साफ सुथरा आकाश दिखता है, नीला आकाश दिखता है, चांद तारे दिखते हैं, पानी साफ होता है। और ये लेकिन 70 साल में इस देश का पानी क्यों खराब हुआ? क्योंकि 70 साल में देश की पूरी गंदगी पानी से बहती रही और देश के सीवेज जितना पैदा होता है उसका 30% भी ट्रीट करने की व्यवस्था 70 साल में तैयार नहीं हुई। अब मोदी सरकार ने कमर कसी है तो बहुत तेज़ी से सीवर ट्रीटमेंट का निर्माण हो रहा है। दूसरी बात, 10 करोड़ टॉयलेट बने तो अब उसका मैला, उसका सीवेज वो पानी में नहीं जाता है। तो ये भी एक नया काम हुआ। तो पहली दफ़ा सफाई का काम हुआ, गंगा निर्मल का काम हुआ। और उसके साथ साथ लेकिन उद्योग का प्रदूषण, अब उद्योग ही नहीं बंद करेंगे तो सारा प्रदूषण ख़त्म ही होता है। लेकिन बिना उद्योग का देश भी नहीं चलेगा। हर एक कोई, आप जो कपड़े पहनते हो, कागज़ समाचार पत्र पढ़ता है, बाकी करते हैं, तो ये सब उत्पादन तो होना पड़ेगा। उत्पादन होगा तो प्रदूषण होगा। तो जो मानक तय किए है, सबसे बड़ा सबक हमारे लिए और देश के लिए यह है कि मानक जितने हैं प्रदूषण के या उत्सर्जन के, वो मानकों के अंदर नियमों के आधार पर अगर काम करोगे तो प्रदूषण कम रहेगा। मानकों से ज़्यादा प्रदूषण कोई करेगा तो अब हम बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसको सीधा बंद करेंगे। आप महाराष्ट्र से आते हैं। इस पूरे कोरोना काल में एक चीज़ें दिखाई दी कि संघीय ढांचा बहुत मजबूत हुआ,
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की नियमित बैठकें हुई। बहुत सारी चीज़, एक दो राज्यों का विरोध अगर छोड़ दें, खासकर बंगाल या केरल में थोड़ी बहुत आवाज़ें आईं। इन दिनों महाराष्ट्र को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं और वहाँ जिस तरह की राजनीतिक और गतिविधियाँ, और सबसे ज़्यादा प्रभावित आपका मुंबई शहर है। आप कुछ भविष्य देखते हैं वहाँ कुछ उद्धव जी की सरकार के बारे में या बाकी चीज़ों? नहीं, ऐसा है। अभी मैं राजनीतिक चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीति हमारे मन में अभी नहीं है। पहले महाराष्ट्र में जो संकट फैला है, क्योंकि समय चलते, मेरा एक मानना है कि समय चलते जो प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे उसमें देरी हो गई, इसलिए ये हाथ से बाहर हो गया। लेकिन अभी भी लास्ट डे नहीं होता है, तो निश्चित रूप से इसको कंट्रोल होगा। केंद्र सरकार और पूरी तरह से मदद कर रही है और जो भी राज्य सरकार को मदद चाहिए मिलेगी, लेकिन इस बीमारी को रोकना है और मुंबई में भी रोकेंगे तभी, क्योंकि 11 शहरों में ही अब 80% बीमारी 11 शहरों में ही रही है। तो वो 11 शहरों के लिए कुछ और भी बंधन रहेंगे, लेकिन बाकी जगह आर्थिक गतिविधियाँ जहान भी तो आर्थिक गतिविधि भी शुरू हो गई है और सभी होगी ऐसी मेरी आशा है। तो दोनों चलेगा। हमें कोरोना के साथ कि एक साथ कोरोना की इन्फेक्शन भी अभी तक ख़त्म पूरे ज़ीरो हुआ ऐसा नहीं होंगे, क्योंकि अभी इसकी दवा नहीं मिली है। लेकिन दवा भी जल्दी मिलेगी, ज़ीरो तक भी हम पहुँचेंगे, लेकिन उसके बीच में आर्थिक गतिविधियाँ भी चलेगी और देश आगे बढ़ेगा। ये फिर रफ्तार शुरू होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। एनडीए 2 में प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए पिछले 1 सालों में। इसमें 370 जो भी मुद्दे हैं, आपके मंत्रालय का क्या योगदान रहा है? नहीं, पर्यावरण मंत्रालय का इन मुद्दों से मुद्दा नहीं है, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम होता है कि सरकारी निर्णयों की सही सूचना, सही जानकारी और सही विश्लेषण लोगों तक पहुँचे, मीडिया में सही जानकारी आए और अगर कोई जानबूझ के गलत कर रहा है तो उसको भी तुरंत संज्ञान लेकर उसका खंडन करना है। तो वो काम हम करते हैं। जहाँ तक पर्यावरण की बात है, पर्यावरण में हमने बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं कि जिसके कारण पर्यावरण अधिक शुद्ध होगा। दुनिया में आज देश की साख बढ़ी है, तो वो भी क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये सब होता रहेगा। यही मुझे लगता है पर्यावरण के मामले में हमने किया है और प्रोसेसेस साफ करने की कवायद वहाँ और तेज़ी से चल रही है, ताकि पर्यावरण का भी संरक्षण हो और विकास भी हो। यही काम हम कर रहे हैं। ये कोरोना ने पूरे देश, मतलब विश्व के क्लाइमेट को चेंज कर दिया है। नहीं, क्लाइमेट को नहीं चेंज किया, पर वो एक बीमारी है और बीमारी है वो संक्रमण से है और संक्रमण मनुष्य से मनुष्य को हो रहा है। तो इसलिए, और उसका दवा अभी तक नहीं मिला है, इसलिए ये संकट गहरा हो गया। लेकिन बाकी दुनिया के तुलना में भारत में नुकसान की मात्रा कम रही। सर, COP 14 की मेज़बानी भारत में मिली लगभग साल भर हो गया है, अभी तक कोई पहल सामने नहीं आई। नहीं, बहुत है। पहल केवल भारत में नहीं है। हमने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि जो बंजर बन रही है वो फिर से उपजाऊ बनाने का निर्णय लिया है और इसका मतलब 26 लाख हेक्टेयर पर ईयर ऐसा चलेगा। तो 26 लाख हेक्टेयर की योजना केवल बनी नहीं, बहुत जगह शुरू हुई। 5 तारीख को हम इसी की दिशा में और एक कदम उठा रहे हैं, क्योंकि जो ज़मीन बिना उपयोग की पड़ी है उसको उपयोग में लाना, यही बंजर होने वाली ज़मीन को बंजर होने से बचाना है। सर, यूएन की मौजूदा भूमिका के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जबकि विदेश मंत्री कहें कि उसकी साख लगातार घट रही है दिनों दिन? नहीं, ऐसा है। यूएन का एक अलग सिस्टम है और भारत पूर्ण सदस्य है।
तो उसके बारे में विदेश मंत्रालय कुछ कहना होगा तो कहता है। बाकी हमारे लिए ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का हम सम्मान भी करते हैं और उसमें सहभाग भी देते हैं। सर, देश में जब भी कोई राष्ट्रीय समस्या होती है, चाहे संसदीय लाख होता है, तो सरकार जो है सर्वदलीय बैठक करके उस पर कुछ सुझाव विचार सभी दलों से लेती है। इतनी बड़ी समस्या कोरोना है, उस पर सरकार ने क्या सर्वदलीय बैठक कोई? हाँ, हुई। 2 बार बैठकें हुई और 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद हुआ। 5-5, 6-6 घंटे चली। तो सबके साथ विमर्श करके ही, जैसे संघराज्य व्यवस्था है हमारी, तो इसका एक आदर्श इसमें स्थापित हुआ। ये वर्तमान समय में सर जो पड़ोसी देशों की स्थिति है, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, जिस तरह के मतलब उतार चढ़ाव स्थिति, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा है, विदेश मंत्रालय इसके बारे में जो भी कोई लेटेस्ट टिप्पणी होती है करती है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि भारत के संबंध अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ, सिवाय कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, आतंकवाद ही उसको लगता है कि हथियार है भारत से बात करने का, तो वो छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ अच्छे संबंध है और बढ़ते रहेंगे। मौजूदा हाल में अर्थव्यवस्था को किस तरह से देखते हैं आप? मौजूदा अर्थव्यवस्था को मैं, भारत एक नई गति पकड़ने वाला और एक नई गति के साथ आगे बढ़ने वाला देश साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।